हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग पॉलिटिकल साइंस का हम लोग मोर और लेस हम लोग अगर देखा जाए तो मोर देन 50% सिलेबस हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जो चीज़ पढ़ना था हम लोग उससे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, कि भाई सरकारें आखिर होती क्या है। हम लोग इससे पहले आपका लोकल सरकार जिसको हम लोग बोलते हैं, आपका स्थानीय प्रशासन जिसमें हम लोग आपका 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपका पंचायत में क्या क्या चीज़ होता है, म्यूनसिपैलिटी में क्या क्या चीज़ होता है, कब ये चीज़ बना है, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा हम लोग सरकारों के बारे में देख चुके हैं जिसमें हम लोग लोकल गवर्नमेंट को देखे थे कि भाई लोकल गवर्नमेंट के अलावा एक तो लोकल गवर्नमेंट देखे थे, उसके अलावा हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को देखे थे ना। उसके अलावा हम लोग किसको देखे थे, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को देखे। तो अगर हम आपसे देखा जाए है ना, अगर हम आपको बताएं कि भाई अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो एक तो हम लोग गवर्नमेंट में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। तो गवर्नमेंट में एक हम लोग देख चुके हैं आपका लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। एक हम लोग देख चुके हैं आपका स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा आपको ध्यान में होगा कि हम लोग फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी है ना। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कब बना, कौन कौन सा चीज था, ये सभी चीजों को हम लोग लास्ट क्लासेस में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लासेस में थोड़ा सा हमको देखना है ना कि भाई ये गवर्नमेंट क्या होता है, क्योंकि देखिए आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन हम आपका कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे और उस क्वेश्चंस में हमको ये दिखा कि ये सरकारों से रिलेटेड प्रश्न है। अब सरकारों से रिलेटेड मतलब आपको तो ये पता है कि भाई 3 स्तर में आपका कैसा होता है, आपका 3 स्तर में सरकार होता है। एक हम लोग बोलते हैं आपका क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये तो आपको पता है ना, जो कि पहले लेवल पे होता है, पूरे देश में जो काम करता है ना। दूसरा आपको पता है कि भाई हर राज्य में हर एक यूनिट में आपको पता है कि हर एक यूनिट में क्या होता है, तो आपको ध्यान में होगा कि स्टेट गवर्नमेंट होता है ना। और उसके नीचे आपको ध्यान में होगा तीसरा स्तर में जिसको हम लोग बोलते हैं आपका लोकल गवर्नमेंट है ना। ये 3 स्तर में तो आपको पता है, जिसमें हम लोग आपका पंचायत देखे हैं और म्यूनसिपैलिटी देखे हैं। पंचायत के लिए हम लोग देखे थे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, म्यूनसिपैलिटी के लिए देखे थे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना। ये दोनों कब हुआ था, 1992 में हुआ था ना। ये सारी चीजों को हम लोग लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। अब आपको यहां पे क्या अलग पढ़ना है ना, आखिर गवर्नमेंट अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसमें अलग क्या पढ़ना है। तो इसमें अलग हम लोग को ये चीज पढ़ना है कि भाई ये गवर्नमेंट का ना बहुत सारा टाइप होता है, बहुत सारा टाइप है। कि कुछ होता है आपका कि भाई कहीं पे आपका क्या है, मोनार्की है ना, कहीं पे राजा का शासन है, कहीं पे लोगों का शासन है। अब लोगों का शासन में भी हम लोग ये देखते हैं कहीं कहीं पे जो लोग शासन कर रहा है ना उसका नंबर केवल 1 है ना। कहीं कहीं पे देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि शासन कर रहे हैं, कहीं कहीं पे ये देखते हैं कि पूरी जनता साथ में मिलकर शासन कर रही होती है। तो ये अलग अलग प्रकार का सरकार कैसे काम करता है, ये आखिर ये होता क्या है। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि भाई ये साम्यवाद क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे पूंजीवाद क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र के अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि आपका एक होता है संसदीय स्वरूप होता है सरकार का, है ना, संसदीय स्वरूप होता है। एक होता है अध्यक्षात्मक आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें सिंपल सा डेमोक्रेसी का, है ना, अगर हम सिंपल सा बात करें कि भाई डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र का बात करें, तो आपको यह दिखेगा कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो तो इंडिया में भी है ना। डेमोक्रेसी जो है वो आपका फ्रांस में भी आपको दिखता है, डेमोक्रेसी जो है वो आपको ब्रिटेन में भी दिखता है, डेमोक्रेसी जो है वो आपको अमेरिका जैसे देशों में भी दिखता है, और भी बहुत सारे देश हैं। एक आप ध्यान में रख सकते हैं कि भाई एक स्विट्जरलैंड, इन देशों में भी आपको क्या मिलता है, डेमोक्रेसी मिलता है। लेकिन इन 5 देशों का, जिन जिन देशों का हम यहां पे बात आपका नाम लिखे हैं, उन 5 देशों में आपका डेमोक्रेसी जो है उसका अलग अलग स्वरूप आपको मिलता है। तो ये अलग अलग स्वरूप का मतलब क्या है ना, कि भाई यहां की डेमोक्रेसी में क्या होता है, या फिर आपको यूएसए के डेमोक्रेसी में क्या होता है। जैसे आप अगर यूएसए के डेमोक्रेसी में जाएंगे तो आप क्या देखते हैं, अमेरिका का कोई प्रधानमंत्री का नाम सुने हैं क्या आप, कभी भी अमेरिका के प्रधानमंत्री का नाम आप सुने हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर हम नहीं सुने हैं। आप हमेशा क्या सुनते हैं, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम सुनते हैं, है ना, प्रेसिडेंट का नाम सुनते हैं। और उसके अलावा जब आप इंडिया देखते हैं तो इंडिया में हमेशा जो मोस्ट पावरफुल आदमी होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये अलग अलग प्रकार का स्वरूप कैसे है ना, सरकारों का स्वरूप कैसे है। उसके अलावा हम लोग ये देखे थे कि आपका 1991 में क्या होता है, 1991 में होता ये है कि जो यूएसएसआर है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सोवियत संघ, ये क्या होता है, ये आपका 1991 में आपका होता है कि ये ना 2 भाग में, ये क्या बोलते हैं, ये 15 भागों में टूट जाता है, 15 भागों में टूट जाता है। और इसी से जन्म किसका होता है, तो रशिया का होता है।
अब ये जो यूएसएसआर है ना, यहां पे कैसी सरकार चल रही थी, तो यहां पे साम्यवादी सरकार चल रही थी। यहां पे कैसी सरकार थी? साम्यवादी सरकार थी। तो भाई ये साम्यवादी सरकार क्या होता है ना? अगर हम लोग देखते हैं चाइना का, तो चीन भी अपने आप को क्या बोलता है? चीन भी अपने आप को एक कम्युनिस्ट देश बोलता है, एक साम्यवादी देश बोलता है। ये साम्यवादी देश का मतलब क्या है? एक एक करके हम लोग इन सभी चीजों को ठीक तरीके से देखेंगे। तो हम लोगों का मेन टॉपिक आज का ये है कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आखिर कैसे कैसा होता है। ठीक है, चलिए आज का क्लास को बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, है ना? हम लोग बहुत ज्यादा चीज देखे नहीं है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर सरकार होता क्या। तो सरकार सबसे पहले उन कुछ लोगों का समूह है। ठीक है, सरकार क्या है? उन लोगों का समूह है जिन्हें किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर प्रभुत्व अधिकार का प्रयोग करने के लिए चुना गया है। अब हम आपको एक चीज बताते हैं। हम आपको बताए थे कि किसी भी राज्य को बनने के लिए आपको ध्यान में होगा कि हम आपको 4 चीजों के बारे में बताए थे कि अगर आपके पास में वो 4 चीजें हैं तो आप क्या बन सकते हैं? एक राज्य आप अपने आप को मान सकते हैं। अच्छा, जब भी पॉलिटिकल साइंस में राज्य का बात होता है तो हम ये झारखंड बिहार वाला राज्य नहीं बोल रहे हैं, हम एक देश का बात कर रहे हैं, हम एक नेशन का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एक राज्य बनाना हो, एक देश बनाना हो, तो उसके लिए हम आपको क्या बोले थे? आपको हम बोले थे सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपका एक कुछ आपके पास में कुछ भूमि होना चाहिए, कुछ आपके पास में क्या होना चाहिए? लैंड होना चाहिए। दूसरा क्या आपको बोले थे? दूसरा आपको बोले थे कि भाई इस धरती में रहने के लिए कुछ जनता भी तो चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है जैसे आपको मिलता है कि अंटार्कटिका मिलता है ना। अब अंटार्कटिका में जमीन तो है लेकिन वहां पे रहने वाले लोग तो नहीं है, वहां पे रहने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो ये क्या आपको जनता चाहिए। उसके अलावा क्या आपको चाहिए? आपको चाहिए यहां पे संप्रभुता, है ना? आपको चाहिए संप्रभुता, है ना? संप्रभुता का मतलब क्या? संप्रभुता का मतलब हम आपको ये बोले थे कि जब ये जो है, ये पूरा ये जो राज्य है, ये अपने निर्णय स्वयं ले सके, है ना? तो एक क्या होना चाहिए? इसके पास में संप्रभुता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बोले आपको कि भाई झारखंड, है ना, झारखंड का अगर हम बात करते हैं तो झारखंड के पास क्या है? झारखंड के पास में एक लैंड भी है, झारखंड के पास में रहने वाले लोग भी हैं, झारखंड के पास में सरकार भी है। लेकिन झारखंड के पास में क्या संप्रभुता है? क्या ये झारखंड जो है अपने निर्णय स्वयं ले सकता है? सारे निर्णय क्या झारखंड स्वयं ले सकता है? तो आप बोलेंगे सर सारे निर्णय तो झारखंड स्वयं नहीं ले सकता है। इसे क्या होगा? इसे अपने केंद्र सरकार से क्या होगा? केंद्र सरकार से पूछना होगा कि भाई किसके साथ हमको संबंध कैसा रखना है। ये सब कुछ कौन बताएगा कि भाई पाकिस्तान के साथ हम कैसा रिलेशन रखना चाहते हैं? ये कौन बताएगा? हमको केंद्र सरकार बताएगा। तो क्या हुआ? जो झारखंड है उसके पास में ये तीनों हैं, लोग हैं, रहने के लिए जमीन है, सरकार है, लेकिन झारखंड के पास में संप्रभुता नहीं है ना? तो आपको ये चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या होना चाहिए? एक जगह पे अगर आपको एक राज्य बनाना है, एक देश बनाना है, तो आपको क्या होना चाहिए? आपको 4 चीजें आवश्यक है। एक लैंड है, एक जनता है, एक संप्रभुता है और एक होता है क्या? एक होता है आपका सरकार, है ना? तो आपको ये 4 चीजें चाहिए। अगर एक आपके पास में 4 चीजें हैं तो क्या कहलाइएगा? आप एक राज्य कहलाइएगा, आप एक देश कहलाइएगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये भाई ये सरकार क्या है? तो ये सरकार सिंपल सा ये है, ये सरकार वैसा चीज है जो इन तीनों चीजों को क्या करता है? इन तीनों चीजों को वो मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? मैनेज करने का ये क्या कर रहा है? तो काम कर रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है आपका क्या है? ये सरकार क्या होता है? तो सरकार सिंपल सा वो होता है कि उन लोगों का समूह है। ठीक है, उन लोगों का समूह है जो किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर, मतलब किसी भी देश के लैंड का, है ना, किसी भी देश के लैंड का क्या कर रहा है? उसका संप्रभु जो अधिकार है, उसका जितना भी राइट्स है, उसका वो क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक इसका क्या होता है कि संप्रभु, आपका एक जो संप्रभुता का मेरा जो शक्ति है कि हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, तो वो निर्णय लेने वाला जो व्यक्ति है वही क्या कहलाएगा? तो वही कहलाएगा आपका सरकार, है ना? तो जैसे भारत में क्या है? भारत अपने आप में एक संप्रभु देश है, लेकिन भारत, आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत में कौन संप्रभु है? तो भारत की जो सरकार है, भारत की जो पार्लियामेंट है, वो संप्रभु है, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो उस संप्रभुता का यूज कर रही है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि संप्रभुता क्या होता है? वैसा शक्ति जो कि क्या होता है? जो कि एक प्रकार से अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ये क्या है? इसका डेफिनेशन, सरकार क्या है? उन लोगों का एक समूह है जिन्हें किसी राज्य की सीमा के भीतर
संप्रभु अधिकार का प्रयोग करने के लिए चुना गया है कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपने जो मेरा जो राइट है, जो मेरा जो संप्रभुता का अधिकार है, वो अब हम क्या कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिंपल सा डेफिनेशन आपका ध्यान रखना है। इसका जो आखिर ये सरकार है, इस सरकार का मेन काम क्या है, तो इस सरकार का मेन काम है कि जो भी लॉ होता है, जो भी कानून होता है, उसको क्या करना, उसको लोगों के ऊपर में लागू करवाना। ठीक है, एक तो कानून को बनाना है ना, एक कानून को क्या होना, इसको बनाना, और इसको क्या करना है, इसको लागू कराना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसका मेन काम क्या है, सरकार का मुख्य काम होता है कानून को बनाना और उस देश में उन लोगों के ऊपर में क्या करना, उस कानून को लागू करवाना। मतलब कि भारत का जो सरकार है, मतलब मोदी जी को जो सरकार है, उनका मेन काम क्या है, तो भाई उनका मेन काम है कानून को बनाना और उस कानून को लागू कराना, जिससे कि हमारा देश जैसा वो चाहते हैं उस दिशा में वो आगे जा सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई ये क्या करेंगे, ये अपने देश की सुरक्षा करेंगे। जितने भी राज्य होंगे, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उन सभी का क्या करना, उन सभी का रक्षा करने का काम किसका होगा, तो आपका जो मेन जो सरकार है उसका होगा। उसके अलावा जो विदेश नीति है ना, कि भाई हम किस देश के साथ में कैसे संबंध रखेंगे, ये भी डिसाइड यही करती है। जो शिक्षा नीति होता है, जितना भी विकास से रिलेटेड है ना, जितना भी आंतरिक, जो भी बाहरी, जितना भी काम है, वो सारा का सारा काम क्या करता है, वो सारा का सारा काम आपका सरकार करती है। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है, इसका हमको लगता है आपको ध्यान में ही होगा सारा चीज, तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको ये ध्यान में है कि भाई लेवल्स ऑफ, अगर हम गवर्नमेंट का बात करें तो हम लोग 3 प्रकार के सरकारों का बात किए हैं। सबसे जो नीचे जो स्तर होता है, सबसे नीचे का स्तर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार बोला जाता है, जिसमें आपको पता है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी होता है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके अलावा हम क्या बोले थे, उसके अलावा आपको मिलता है राज्य सरकार, जो क्या करता है, जो कि एक बड़े से क्षेत्र को कंट्रोल करने का काम करता है, वहां पे कानून व्यवस्था बनाने का काम करता है ना, तो ये आपका राज्य सरकार है। और उसके अलावा एक होता है आपका नेशनल लेवल पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग केंद्र सरकार बोलते हैं, और ये पूरे देश के लिए क्या करता है, पूरे देश के लिए निर्णय लेने का काम इसी का है। तो हम क्या, एक तरीके से आपको ध्यान रखना है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आपसे पूछे तो 3 प्रकार का लेवल होगा, एक है लोकल, उसके अलावा स्टेट, उसके अलावा नेशन। ऑब्वियसली ये बहुत आसान सा चीज है। उसके अलावा क्या मिलता है, उसके अलावा आपको मिलता है कि भाई टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये है आपका टाइप्स, है ना, ये हम इसका टॉपिक देना हम थोड़ा सा भूल गए हैं, तो उसको थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा कि आपका टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में अगर देखें तो भाई नंबर के आधार पे कि कितने लोग शासन कर रहे हैं, कितने लोग शासन कर रहे हैं, इस आधार पे क्या होगा, इस आधार पे आपका इसका टाइप डिसाइड किया गया। तो अगर मान के चलते हैं एक व्यक्ति, मान के चलते हैं कि केवल क्या कर रहा है, केवल एक व्यक्ति अगर शासन कर रहा है और वो जो शासन कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से वो अच्छा शासन कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे आपका राजतंत्र। राजतंत्र मतलब कि राजतंत्र में, मतलब मोनार्की में वो व्यक्ति होता है, मोनार्की का मतलब, राजतंत्र का मतलब वैसा है जब एक व्यक्ति का शासन हो, जब क्या हो, एक व्यक्ति का शासन हो, लेकिन ये जो एक व्यक्ति हो, इस एक व्यक्ति के पास में ना कुछ अन्य लोगों भी हो जो कि इसकी शक्तियों को कंट्रोल करें, मतलब इसके ऊपर में कंट्रोल होगा, है ना, इनके ऊपर में क्या होगा, इनके ऊपर में कंट्रोल होगा, मतलब ये अपने पूरा असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर में कोई होगा जो कि ये कुछ ना कुछ काम करने से इनको रोकेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले आपका मोनार्की। मोनार्की क्या होता है, एक व्यक्ति का शासन होता है। ठीक है, ये क्या होगा, ये जो एक व्यक्ति का शासन होगा ये कैसा होगा, ये वंशानुगत होगा। वंशानुगत का मतलब आपको पता है कि इसी का बेटा ही दोबारा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ये क्या होता है, हेरिडेटरी होता है। तो एक हो गया क्या, एक हो गया आपका एक तंत्र या फिर राजतंत्र। उसके बाद क्या मिलता है, उसके बाद आपको मिलता है निरंकुश तंत्र, या फिर इसको बोला जाता है आपका ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका जो पावर होता है वो मेनली एक व्यक्ति के पास में होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसके ऊपर में किसी का कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है, मतलब इसके पास क्या है, इसके पास में अनलिमिटेड पावर है। ठीक है, इसके पास में क्या है, इसके पास में इसका अनलिमिटेड पावर है और जनता का ये बिल्कुल भी नहीं सुनता है। ठीक है, तो आपको 2 प्रकार, एक ही व्यक्ति का शासन, अगर सिंपल से आपको बोले तो भाई एक व्यक्ति का शासन में 2 प्रकार से है ना। एक है क्या, एक है हम आपको बोले मोनार्की, जो मेनली क्या होता है, हम लोग अगर देखें तो इसके पास में जो कंट्रोल है वो, मतलब इसका जो शक्ति है, इसका जो पावर है वो क्या होता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है ना,
ये कंट्रोल में होता है। लेकिन अगर मान के चलते हैं, अगर हम बात करें आपका ऑटोक्रेसी का या फिर डिक्टेटरशिप का, यहां पे भी एक व्यक्ति का शासन है, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे जो पावर है वो क्या होगा, वो एक तरीके से आपका अनकंट्रोल्ड होगा। ये क्या होगा, ये अनलिमिटेड पावर होगा, अनलिमिटेड पावर होगा इसके पास में। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप क्या करिएगा, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये दोनों चीज समझ में आया होगा, क्योंकि भाई आप लोग हमेशा नाम सुनते हो कि भाई ऑटोक्रेसी क्या होता है, मोनार्की क्या होता है ना। क्यों ये थोड़ा सा हैंग हो गया भाई, एक सेकंड जरा रुकिएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो ये देखिए निरंकुश कर क्या होता है, जब एक व्यक्ति का पूर्ण और असीमित शक्तियों के साथ शासन करे, जनता की भागीदारी यहां पे बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये दो प्रकार का चीज तो एकदम आसान सा चीज था, ध्यान में रहेगा आपको। तीसरा हम लोग देखते हैं आपका क्या है, ये है आपका एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का क्या होता है मतलब, एरिस्टोक्रेसी का मतलब वो होता है जहां पे कुछ लोगों का शासन हो। आप लोग इसका नाम सुने होंगे, आप लोग सुने होंगे कुलीन तंत्र, है ना, कि भाई कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र। देखिए इसका क्वेश्चन आपका एक दो क्वेश्चन आपके आया है, ठीक है, आप में आया है, आपका सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कुलीन तंत्र क्या होता है। या फिर कोई कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें पूछ दिया गया है कि भाई बताइए कि अल्पतंत्र क्या होता है। तो ये क्या आपको थोड़ा सा ना इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है, क्योंकि इससे हो सकता है कल को क्वेश्चन पूछ दे और हम लोग ना बताने लायक रहे तो वो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है एरिस्टोक्रेसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुलीन तंत्र बोलते हैं। ये कुलीन तंत्र क्या होता है, जहां पे कुछ लोगों का शासन होता है, कुछ लोगों का शासन। अब ये ध्यान में रखना है कि जो आपका एरिस्टोक्रेसी है ना, अगर हम यहां पे जाएं, अच्छा यहां पे नहीं है, यहां पे है ना, यहां पे एक है आपका एरिस्टोक्रेसी और एक है आपका ओलिगार्की, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे कुछ लोगों का शासन है ना, यहां पे क्या है, यहां पे कुछ लोगों का शासन है, कुछ लोगों का क्या है, यहां पे कुछ लोगों का शासन है। अब यहां पे एक है एरिस्टोक्रेसी, एक है ओलिगार्की। अगर एरिस्टोक्रेसी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग देखें आपका कुलीन तंत्र है ना, अगर हम लोग देखें कुलीन तंत्र, तो इसमें क्या होता है, इसमें मेनली होता है कि ये जो कुछ लोग हैं ना, ये कुछ लोग अच्छे होंगे, है ना, ये कुछ लोग जो होंगे, ये कुछ लोग अच्छे होंगे, जनता की भलाई के बारे में सोचेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे था ना, ये जो पावर था ये क्या था, ये कंट्रोल में था, तो ये मोनार्की जो होगा, ये मोनार्की थोड़ा अच्छा है, ये जनता के बारे में सोचेगा। लेकिन यहां पे जो आप देख रहे थे, आपका डिक्टेटरशिप जो देख रहे थे या फिर ऑटोक्रेसी जो देख रहे थे, इसमें क्या है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये जनता के बारे में नहीं सोचेगा, ये केवल अपने बारे में सोचेगा। उसी प्रकार से आपको ध्यान में ये रखना है कि भाई यहां पे भी आपका एक है एरिस्टोक्रेसी, एक है ओलिगार्की। दोनों में क्या होता है, दोनों में होता है कुछ लोगों का शासन, दोनों में कुछ लोगों का शासन होता है, सम पीपल का क्या होता है, यहां पे आपका शासन होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि यहां पे जो लोग होंगे ये क्या होंगे, ये श्रेष्ठ होंगे, ठीक है, ये अच्छे लोग होंगे, ये अच्छे लोग शासन करेंगे, मतलब जिनको शासन करना चाहिए वही लोग शासन कर रहे हैं यहां पे। लेकिन यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, एक होता है आपका अल्पतंत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगार्की बोलते हैं। और इस ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहां पे ये क्या होता है, ये जो लोग हैं ये शक्तिशाली लोग हैं, है ना, ये केवल शक्तिशाली लोग हैं, ये केवल धनवान लोग हैं, और ये केवल क्या करें, ये केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। ये क्या होगा, अपने बारे में, है ना, अपने बारे में या अपने हित के बारे में ये केवल सोच रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको क्या मिलता है, उसके अलावा आपको मिलता है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी तो आपको पता है, जहां पे जनता का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शासन हो। अब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है, तो डेमोक्रेसी अगर हम लोग देखें तो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक है, एक होता है आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब सिंपल सा है कि भाई फॉर द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट एंड आपको पता है कि ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, कि भाई जनता के लिए होता है। मतलब मेनली अगर देखा जाए कि जनता का शासन का बात किया जा रहा है, जनता का शासन। अब अगर जनता का शासन का बात किया जा रहा है तो जनता ही क्या करेगी, जनता ही शासन करेगी। मतलब जो भी कानून बनेगा, हम लोग ये देखे थे ना कि सरकार का मेन काम क्या होता है, सरकार का मेन काम होता है कि कानून को बनाना और कानून को लागू कराना, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि भाई अगर हम लोग देखें कि आपका गवर्नमेंट का मेन काम क्या है, तो आपको लॉ को बनाना, है ना, और इसको क्या करना है, इसको लागू करना, इसको लागू करना।
अब ये जो काम है ना, ये जो काम है ये कौन कौन कर रहा है, तो आपको हम लोग आपका हम देखें कि भाई ये क्या कर रहा है, ये आपका मोनार्क कर रहा है जहां पे राजा का शासन है ना। उसके अलावा क्या हम लोग देखें, यहाँ पे डिक्टेटरशिप कर रहा है जहां पे आपका केवल कुछ लोगों का शासन है, मतलब सॉरी जहां पे ये जो मोनार्क है वो क्या कर रहा है, केवल अपने लिए सोच रहा है। उसके अलावा हम लोग देखें कुछ लोगों का शासन देखे, है ना, कुछ लोगों के शासन में हम लोग देखे आपका कुलीन तंत्र देखे, है ना, जहां पे कुछ लोगों का शासन है और ये जो कुलीन तंत्र में जो लोग हैं ये अच्छे लोग हैं। उसके अलावा क्या हम लोग देखे, उसके अलावा हम लोग देखे आपका अल्पतंत्र देखे, अल्पतंत्र देखे। ये अल्पतंत्र क्या था, ओलिगार्की जिसको हम लोग बोले थे, ये क्या था, इसमें सिंपल सा ये था कि भाई कुछ लोगों का शासन है और ये कुछ लोग जो है वो धनवान है, ये सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं और ये केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ये चार चीज हम लोग देख चुके हैं। अब उसके बाद में आता है कि भाई यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्या हुआ, पहले एक लोगों का शासन हुआ, यहां पे कुछ लोगों का शासन हुआ, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे सभी लोगों का शासन होगा, है ना, सभी लोगों का शासन। और सभी लोगों का मतलब क्या हो गया, सभी लोगों का मतलब हो गया आपका जनता का शासन, है ना। मतलब यहां पे इन चारों में क्या हो रहा था, इन चारों में जो आपका कानून को बनाने का काम और कानून को लागू करने का काम था वो कुछ लोगों के हाथ में था या एक लोगों के हाथ में था। अब क्या हो रहा है, अब जो कानून बनाने का जो काम है वो क्या होगा, अब ये जो काम है ये क्या होगा, ये जनता के पास में चला गया कि कानून को बनाने का भी काम जनता के हाथ में है और कानून को लागू कराने का काम भी किसके पास में, जनता के पास में है। अब ये जनता क्या करेगी, अब ये जनता मान के चलते हैं कि आपके घर में क्या है ना, आपके घर में मान के चलते हैं 10 लोगों का, मान के चलते हैं आपका जो परिवार है वो मेनली अगर देखें 10 लोगों का है ना, 10 लोगों का है। अब यहां पे क्या होगा, आप लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी निर्णय लेते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लेते हैं कि अच्छा किसी को क्या बोलते हैं, किसी को क्या कौन क्या पढ़ेगा, है ना, कौन आज बर्तन मांजेगा, है ना, कौन आज खाना बनाएगा, ये सारा निर्णय आप क्या करते हैं, आप एक प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से आप चुन के लेते हैं। अब मान के चलते हैं आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं तब तो सारे निर्णय से पहले आप एक लोकतांत्रिक तरीका अपना सकते हैं कि सब कोई को बैठा दिए, सब कोई से पूछ लिया गया। लेकिन अगर मान के चलते हैं यही अगर आप क्या है, आप एक देश का बात कर रहे हैं और इस देश में मान के चलते हैं कि भाई इस देश में अगर जैसे भारत जैसा जो देश है वहां पे लगभग 150 करोड़ लोग रहते हैं, है ना, 150 करोड़ लोग रहते हैं। अब अगर मान के चलते हैं कि हर कानून बनाने से पहले क्या ये पॉसिबल है कि हम इन 150 करोड़ लोगों से पूछें, है ना, क्या ये पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे सर ये पॉसिबल तो नहीं है ना। अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग खुद देखते हैं कि भाई हर इलेक्शन में कितना पैसा खर्चा होता है, एक इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा टाइम खर्चा होता है और हमको हर चीज का कोई भी काम कोई भी कानून बन रहा है उससे पहले अगर हमको कोई क्या बोलते हैं, हमको लोकतांत्रिक तरीका अगर हम अपनाएंगे, अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर हम अपनाएंगे तो क्या होगा, हमको हमेशा पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं इन 10 लोगों से तो क्या हो गया, ये हो गया आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें क्या होगा, जिसमें आप हर चीज से पहले क्या होगा, हर चीज से पहले आप जनता की राय लेंगे, है ना, जनता का आप क्या लेंगे, ओपिनियन लेंगे हर चीज से पहले। लेकिन एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, जहां पे हो सकता है कि आपकी जनसंख्या ज्यादा है, जैसे 150 करोड़ अगर आपकी जनसंख्या है तो आप क्या करेंगे, आप इन 150 करोड़ में हो सकता है कि आप हर 10 लाख में एक व्यक्ति को चुन ले, है ना, एक व्यक्ति को क्या करे, चुन ले। और यहां पे टोटल व्यक्ति उसके बाद में हो सकता है कि आपके पास में कितने हो जाए, आपके पास में हो सकता है कि आपके पास में टोटल 500 या फिर मान के चलते हैं आपके पास में टोटल 700 व्यक्ति हो जाए, है ना, मान के चलते हैं 1000 व्यक्ति हो जाए। अब ये जो 1000 व्यक्ति होंगे ये क्या होंगे, ये आपके लिए वोट करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि विधायक जो होते हैं, विधायक को हम चुन के भेजे हैं मेरे लिए वोट करने के लिए, मेरे लिए कानून बनाने के लिए। जो संसद है उसको हम चुन के भेजे हैं, जो संसद होते हैं उनको हम चुन के भेजे हैं मेरे लिए कानून बनाने के लिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मेरा शासन है, लेकिन ये जो मेरा शासन है ये मेरा डायरेक्ट शासन नहीं है, ये मेरा क्या हो गया, अप्रत्यक्ष शासन हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है, प्रत्यक्ष शासन एक होता है अप्रत्यक्ष शासन। प्रत्यक्ष शासन का मतलब वहां पे है जहां पे आप सभी कानून को आप खुद से बनाएंगे। अप्रत्यक्ष वहां पे है जहां पे सभी कानून को बनाने का काम क्या करेगा, आपके द्वारा चुना गया जो व्यक्ति है वो करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये बिल्कुल भी आसान सा चीज है, इसको हमको लगता है आपको खास मुश्किल नहीं होना चाहिए। कहां गया, हाँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, है ना, कि आपका प्रतिनिधि सरकार। अब प्रतिनिधि सरकार का मतलब क्या है, तो हम आपको बताए थे कि भारत क्या है, भारत एक प्रकार से एक प्रतिनिधि लोकतंत्र का एक उदाहरण है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब सिंपल सा ये होता है जहां पे आप अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं और वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा ध्यान में रखिएगा, जहां पे आप अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और वो आपके लिए क्या करेगा, वो आपके लिए शासन करेगा। उसके अलावा क्या मिलता है, आपको मिलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि जरा सा
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो आपका कार्यपालिका होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अब ये कार्यपालिका क्या है ये थोड़ा सा देख लीजिए भाई। आपको हम बताए थे कि आपका सरकार का 3 अंग होता है ना, 3 अंग ये होता है। एक क्या था आपका, एक था आपका लेजिस्लेचर है ना, जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग बोलते थे व्यवस्थापिका है ना, व्यवस्थापिका है ना, व्यवस्थापिका था एक था आपका एग्जीक्यूटिव, जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग बोले थे आपका कार्यपालिका है ना, और एक था क्या आपका जुडिशियरी, जिसको हम लोग क्या बोले थे आपका न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका। ये ध्यान में होगा। व्यवस्थापिका का मेन काम क्या है, व्यवस्थापिका का मेन काम है आपका कानून को बनाना, कानून को बनाना। ये कानून बनाने का काम कौन, तो ये कानून को बनाने का काम मेनली आपको हम बता चुके हैं कि हम लोग का देश क्या है, हम लोग का देश आपका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग अपनाते हैं। प्रतिनिधि प्रकार का रूप हम लोग, सरकार है हम लोग का। प्रतिनिधि रूप का मतलब क्या है कि भाई हम क्या करेंगे, हम अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। तो आपको ये ध्यान में हो कि हमारा प्रतिनिधि कहां बैठा हुआ है, लोकसभा में बैठा हुआ है प्लस राज्यसभा में बैठा हुआ है ना। तो लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, ये तीनों मिलके आपका कानून को बनाने का काम करते हैं। या फिर अगर हम लोग राज्य का बात करेंगे तो विधानसभा प्लस विधान परिषद, जहां जहां विधान परिषद है वो, और उसके अलावा क्या, उसके अलावा गवर्नर है ना, उसके अलावा गवर्नर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग राज्यपाल बोलते हैं। तो ये लोग क्या मिलेंगे, ये लोग मिलके कानून बना लिए। अब कानून तो बन चुका है, अब कानून को लागू कराने का काम, अब कानून को लागू कराने का काम कौन करेगा, तो हमारा जो मेनली जो हम लोग सरकार जो चुन के भेजे हैं, जो हमारी जो सरकार है जिसको हम लोग चुन के भेजे हैं, वो मेनली ये काम करती है। अब मान के चलते हैं कि भाई ये जो सरकार है, ये सरकार मान के चलते हैं मोदी जी की सरकार चल रही है ना, मोदी जी की सरकार चल रही है। अब मोदी जी मान के चलते हैं कोई भी अगर गड़बड़ करने वाला कोई भी कानून बनाते हैं है ना, या फिर कुछ भी वैसा चीज करते हैं, तो क्या होगा, ये जो आपका लोकसभा है या फिर ये जो राज्यसभा है, इनके प्रति ये जवाबदेही है, मतलब इनको अपना जवाब देना पड़ेगा इनके सामने में। तो यही बोल रहा है कि आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो है जहां पे क्या होगा, जहां पे आपका जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या होगा, वो एक प्रकार से आपका लेजिस्लेचर के प्रति क्या होगा, जवाबदेही होगा। ठीक है, तो ये सिंबल से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां देखिए, यहां पे क्या होता है, जो आपका प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक कार्यपालिका होता है। यहां पे क्या होता है, यहां पे 2 व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं आपके पीएम और एक होता है आपका प्रेसिडेंट है ना। पीएम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मेनली वास्तविक, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल हेड है ना। ये क्या होता है, ये मेनली आपका रियल हेड है ना, मेनली सारा का सारा शक्ति इसके पास है। लेकिन ये क्या होगा, ये आपका प्रधानमंत्री, यहां पे राष्ट्रपति भी होगा जो कि आपका सारा शक्ति इसके नाम पे होगा, इसके नाम पे होगा, लेकिन सारा का सारा यूज कौन करेगा, तो ये करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि वास्तविक अगर पूछा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका का जो हेड है वो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें ना जी, तो हम आपको बताए थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां पे है, अमेरिका में है। और यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको ये ध्यान में रखना कि यहां पे जो मेन जो शक्ति होता है ना, यहां पे क्या, यहां पे वास्तविक हेड क्या है, यहां पे वास्तविक हेड है आपका प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर यहां पे आपसे पूछे कि यहां पे रियल हेड कौन है ना, अगर हम आपसे पूछे कि भाई यहां पे रियल हेड कौन है, तो आपको ध्यान में होगा यहां पे कौन होगा, यहां पे हो जाएगा इसका प्रेसिडेंट है ना, जैसे कि हमारे जो अभी ट्रंप जी अभी जो है यहाँ पे है ना। तो ये थोड़ा सा ये मेनली दोनों में अंतर होता है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है या फिर जो राजा होता है वो केवल नाम मात्र का होता है ना, एक जो पावर होगा वो केवल नाम मात्र का होगा। लेकिन यहाँ पे जो इसी के पास में, राष्ट्रपति के पास में सारा का सारा शक्ति होगा। जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रपति जो होगा वही राज्य का भी और वही सरकार का, दोनों का जो हेड होगा वो यही राष्ट्रपति ही होगा। उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है, राज्य सरकार तब तक पद पे रहेगी जब तक संसद में उसका बहुमत हो, है ना। हम लोग ये देखें कि जब तक आपका लोकसभा में, जब तक आपके पास में बहुमत है ना, जब तक आपके पास में बहुमत है तब तक क्या होगा, आपका सरकार चलेगा, है ना। ये तो आपको ध्यान में होगा, है ना, कि भाई अगर मान के चलते हैं कि आपका टोटल 500 सीट है टोटल लोकसभा में, इस 500 सीट में अगर आप मान के चलते हैं 250 सीट से ज्यादा लेके आते हैं, तभी आप क्या रख सकते हैं, तो सरकार में रह सकते हैं। आपको पता है ना कि जैसे अभी जो बीजेपी की सरकार चल रही है उसके पास में आपको ये ध्यान में होगा कि बीजेपी 240 सीट ही जीत पाई, लेकिन वो क्या की, वो एनडीए नाम का अपना एक क्या बोलते हैं, एक अपना गठबंधन बनाई, अपने बहुत सारे क्या बोलते हैं सहयोगों, अपने जितने भी सहयोगी थे उनको जोड़ी साथ में, और वो क्या की, वो 250 का ये जो आपका जो नंबर था उसको ये पार की, है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि आपको जब तक आपके पास में संसद में, जब तक आपके पास में बहुमत होगा तब तक आप क्या करेंगे, सरकार में रहेंगे। उसका इसका एग्जांपल क्या है, तो आपको यूनाइटेड किंगडम आपको मिलता है जिसको ब्रिटेन हम लोग बोलते हैं, है ना, और उसके अलावा आपको मिलता है भारत।
उसके अलावा आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको बता चुके हैं, जहां पे राष्ट्रपति जो होगा वही राज्य का और सरकार का दोनों का हेड होगा। कार्यपालिका विधायिका से आपका पृथक होती है, मतलब जो कार्यपालिका है और विधायिका, मतलब कि आपका विधायिका जो कानून बनाने वाला है वो एकदम अलग होगा कानून को पालन कराने वाले से। यहां पे हमारे यहां पे सेम होता है, हमारे यहां पे जो आपको ये ध्यान में होगा हमारे यहां पे क्या होता है, हमारे यहां पे मेनली जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है ना, इन्हीं दोनों से क्या होता है, इन्हीं दोनों से मेनली मंत्री चुने जाते हैं, यहीं से ना मंत्री चुने जाते हैं। और यही मंत्री क्या होते हैं, यही मंत्री तो एक प्रकार से, यही मंत्री एक प्रकार से क्या होता है, ये आपके जो आपका जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में यही मंत्री कहलाते हैं। और ये जो है ये दोनों, ये किस में आएगा, तो ये आपको ध्यान में होगा, ये विधायिका में आता है, विधायिका में आता है। तो आपको ये ध्यान में होगा कि भाई इन दोनों से ही चुन के क्या होता है, इन दोनों से ही चुन के क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे कार्यपालिका बन रही है। लेकिन आपको ध्यान में रखना कि जहां पे आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पे ये दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब ये लोग एकदम सेम नहीं रहेंगे, है ना, ये अलग काम करेगा, ये अपना अलग काम करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, इसको दोनों में कोई आपका मैचिंग नहीं होता है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसका निश्चित आपका टर्म होता है और ये क्या होता है आपका यूनाइटेड स्टेट, इसका क्या है आपको ध्यान में होगा, इसका एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग थोड़ा सा। अब आपको मिलता है विचारधारा के आधार पे। अब विचारधारा के आधार पे आपको ध्यान में होगा, एक है साम्यवाद, हम आपको बताए थे साम्यवाद का एग्जांपल क्या है, साम्यवाद का एग्जांपल है आपका यूएसएसआर। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आप लोग हमेशा सुनेंगे साम्यवाद साम्यवाद साम्यवाद, ये थोड़ा सा आज ना थोड़ा क्लियर ही कर देते हैं कि साम्यवाद आखिर होता क्या है। आप लोग एक नाम सुने होंगे, एक नाम होता है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का जन्म होता है 1818 ईस्वी में, मृत्यु होता है 1883 में। ये अपने पूरे जीवन काल में जर्मनी में हुआ था इनका जन्म, और ये क्या पूरे जीवन काल में ना मजदूरों का ये अपना एक्सप्लॉयटेशन देखे थे। हम लोग ये देखते हैं ना कि आपका 16वीं सदी के बाद में क्या होता है, आपको ये पता होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है ना, औद्योगिक क्रांति होता है। और इस औद्योगिक क्रांति का मेन जो काम था, मेन जो जनक था, आपको ये ध्यान में हो कि धीरे धीरे क्या होता है, मेनली आपका कारखाने बनते हैं, और इन कारखानों में जिसका जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा था, जिसका सबसे ज्यादा शोषण हो रहा था, वो कौन थे, तो वो आपको ध्यान में होगा कि भाई मजदूर थे। तो इन मजदूरों के लिए कौन लिखा था, तो आपको ध्यान में रखना है कार्ल मार्क्स लिखे थे। ये बोले ये थे कि भाई एक टाइम आएगा जब इन मजदूरों का इतना ज्यादा शोषण हो जाएगा ना कि ये क्या करेंगे, ये कर देंगे आपका क्रांति, ये क्रांति कर देंगे। और ये क्रांति किसके लिए, किसके खिलाफ करेंगे, तो जो भी आपके पूंजीवादी लोग हैं, जिसके पास में मेन जो पावर है ना, जैसे मान के चलते हैं एक जो कारखाना है, अब मान के चलते हैं कारखाना में 1000 लोग काम कर रहा है, लेकिन कारखाना का मालिक क्या होगा, मालिक एक होगा। अब उस मालिक के खिलाफ में क्या होगा, ये जो मजदूर हैं ये क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में मजदूरों का शासन आएगा। और इसी को क्या बोला गया, इसको को बोला गया आपका कम्युनिज्म बोला गया, है ना, इसी को बोला गया कम्युनिज्म। और ये जो क्या था, ये कम्युनिज्म जो था, ये इसके बारे में लिखे तो कार्ल मार्क्स थे, लेकिन इसको सही में इंप्लीमेंट अगर कोई किया था, इसको लागू करने का कोई काम किया था, तो वो किया था आपका लेनिन। एक व्यक्ति है जिसका नाम है लेनिन, और ये लेनिन क्या था, 1917 में क्या होता है, रशिया में क्रांति होता है, रशियन रिवॉल्यूशन होता है ना। और इसमें क्या होता है, यहां पे एक नया प्रकार का देश बनाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है यूएसएसआर। और यहां पे क्या होता है, यहां पे सारा का सारा चीज, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, सारा प्रोडक्शन यहां पे क्या होगा, यहां पे जो भी प्रोडक्शन होगा ये किसके पास में, तो ये सरकार के पास में। मतलब कि क्या, मतलब कि ये जो पेन है, अगर ये पेन बनाया जा रहा है तो ये पेन क्या होगा, ये पेन केवल सरकार बनाएगी। अगर ये पेन केवल सरकार बनाएगी तो सरकार क्या अपने फायदे के लिए काम करती है क्या, सरकार अपने फायदे के लिए काम तो नहीं करती है, सरकार जनता के लिए काम करती है। तो ये पेन जो होगा, ये पेन हमेशा 5 रुपए का, अगर सरकार को लगेगा कि हाँ भाई 5 रुपए में इसको बेचना चाहिए, तो ये 5 रुपए में बेचेगा। हो सकता है कोई प्राइवेट प्लेयर होता तो ये होता कि ये 5 रुपए की जगह पे इसको 5000 में बेचता। लेकिन अगर सरकार के लिए काम करे, जैसे हम लोग देखते हैं ना बीएसएनएल, है ना, बीएसएनएल। अब बीएसएनएल में क्या आपको ये मिलता है कि बीएसएनएल क्या अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, तो अपने फायदे के लिए काम नहीं कर रहा, बीएसएनएल लोगों के लिए काम कर रहा है। तो लोगों के लिए जब काम कर रहा है तो इसका जो प्लान है वो मेनली हम लोग को सस्ता दिखता है। तो क्या हुआ, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा का सारा प्रोडक्शन किसके पास में, सरकार के पास में। और सरकार क्या करेगी, सरकार आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार से आपको देगी। मान के चलते हैं एक घर है जहां पे पढ़ने वाले 4 लोग हैं, तो पढ़ने वाले अगर 4 लोग हैं तो उनको 8 पेन दे दिया गया है ना, जरूरत के हिसाब से 2-2 पेन सबको दे दिया गया है।
तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो भी आपको मिल रहा है यहां पे आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार से हो रहा है, और जब आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार से हो मिलेगा तो क्या होगा, यहां पे जो वर्ग है, जो मजदूर वर्ग और जो पूंजीपति वर्ग जो है, ये क्या होगा, अपने आप में समाप्त हो जाएगा। तो यहां पे कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर रहा होगा। जितना भी एजुकेशन है सारा का सारा एजुकेशन फ्री, जो भी हेल्थ केयर है सारा हेल्थ केयर फ्री। तो यहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि साम्यवाद सिंपल सा ये बात करता था कि भाई सारा का सारा प्रोडक्शन जो होगा वो सरकार के हाथों में होगा। लेकिन क्या क्या ये सारा सही है? बहुत सारे, जैसे हम भी जब पहली पहली बार पढ़ रहे थे तो हमको भी लग रहा था कि वाह कितना अच्छा मॉडल है, हम लोग को सही में ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अगर मान के चलते हैं आपका ये पेन, हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग मोर के पंख से लिखा करते थे ना, मोर के पंख से हम लोग आज इस स्मार्ट बोर्ड के लिए एक पेन बनाया। तो ये कैसे बन पाया है? इसलिए बन पाया क्योंकि यहां पे कंपटीशन था हमेशा कि भाई पेन बनाने वाली 50 कंपनियां हैं, एक कंपनी दूसरे वाले से आगे बढ़ना चाह रही है। आप लोग देखते हैं ना, सिंपल सा मान के चलते हैं आपका मोहल्ला है ना, आपका मोहल्ला है, उस मोहल्ले में अगर मान के चलते हैं समोसा बनाने वाला केवल एक है, अगर समोसा बनाने वाला केवल एक है तो होगा क्या, होगा सिंपल सा ये कि भाई उस समोसा वाला भले कितना भी खराब समोसा बनाए, आपको वो समोसा क्या करेगा, आपको खाना पड़ेगा। मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे सिंपल सा वो जो समोसा है उसका क्या होगा, एक प्रकार से मोनोपोली हो गया। लेकिन अगर मान के चलते हैं आपके मोहल्ले में 10 समोसा बनाने वाले हैं तो क्या होगा, एक से आगे दूसरा हमेशा आगे जाना चाहेगा, वहां पे कंपटीशन होगा। उससे क्या होगा, उससे जनता को फायदा होगा। और जो समोसा जो है वो हो सकता है धीरे धीरे उसमें कोई क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा चीज मिला रहा हो, है ना, हो सकता है कोई पनीर मिला रहा हो, कोई मूंगफली मिला रहा हो, कोई और एक्स्ट्रा चीज मिला रहा हो। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो समोसा है वो भी अपना आगे बढ़ते जाएगा, मतलब उसमें भी विकास होते जाएगा। तो हम बस समोसा की एग्जांपल ले रहे हैं। जितना भी चीज है, जो भी अपने आसपास में आपको दिख रहा है, वो सारा चीज प्रोडक्शन अगर सरकार करेगा तो वहां पे कंपटीशन समाप्त हो जाएगा। जहां कंपटीशन समाप्त, वहां पे उस देश का विकास एक तरीके से समाप्त, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये मेनली अंतर था। और अगर मान के चलते हैं, अगर हम एक प्राइवेट प्लेयर हैं, मान के चलते हैं हम बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अब हमको बिजनेस कोई करने ही नहीं देगा, है ना। अगर मान के चलते हैं कि आपको, अगर हम हो सकता है कि हम ये बोले कि भाई हम बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सरकार बोलेगा नहीं, बिजनेस तुम नहीं कर सकते, बिजनेस केवल हम करेंगे। तो प्रोडक्शन तो केवल वही कर रहा है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे मेरा जो अधिकार था, मेरा जो स्वतंत्रता था, वो मेरा स्वतंत्रता भी क्या होगा, मेरा स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे साम्यवादी जो था ये क्या होगा, ये यूएसएसआर में आया था। लेकिन आपको ध्यान में रखना 1991 में ये पूरा का पूरा देश क्या हो गया, आपका कोलैप्स कर गया, आपका साम्यवादी विचारधारा के अनुसार से ही। तो ये साम्यवाद आप ध्यान में रखिएगा। साम्यवाद क्या है, यहाँ पे निजी संपत्ति समाप्त, यहाँ पे किसी का भी एक अपना संपत्ति नहीं होगा। मतलब आपका ना, आपका क्या बोलते हैं, आपके पास आप जैसे आपको पैसे की आवश्यकता क्यों होती है, आपको पैसे की आवश्यकता इसलिए क्योंकि आपको कुछ खरीदना है। अब आपको खरीदना क्यों है, आपको खरीदना इसलिए क्योंकि आपको जरूरत है। अब आपको जरूरत जो है उस हिसाब से आपको सरकार जब फ्री में ही दे रही है, सब कुछ फ्री है, तो पैसा का कॉन्सेप्ट समाप्त। पैसा का अगर कॉन्सेप्ट समाप्त तो क्या होगा, निजी संपत्ति, जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रकार से पैसा जमा करके रखते हैं, हम लोग जो अपना संपत्ति बना के रखते हैं कि भाई सोना खरीद के रख लेते हैं, ये सब क्या होगा, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका निजी संपत्ति समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे वर्ग विहीन समाज की स्थापना का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये साम्यवाद ध्यान में रहेगा। उसके अलावा हम लोग को मिलता है आपका समाजवाद। समाजवाद क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां पे लोक कल्याणकारी राज्य बने, मतलब जो राज्य होगा वो क्या होगा, वो केवल लोगों के कल्याण के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में सोचेगा। तो ये ऐसा कभी भी राज्य अगर बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका समाजवादी राज्य बोलते हैं। उसके अलावा आपको मिलता है फांसीवाद। फांसीवाद का मतलब क्या होता है, फांसीवाद मतलब कि उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान के चले कि हाँ भाई हमको अपने देश से प्रेम है ना, हमको अपने देश से प्रेम है। अब देश से प्रेम में अगर जैसे मान के चलते हैं, जो आपका हिटलर जो किया था, हिटलर क्या किया, हिटलर जर्मनी में सिंपल सा ये बोला कि भाई जर्मन जो लोग हैं वही लोग दुनिया में सबसे सुपीरियर हैं, उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सारे इंफीरियर हैं, तो सभी को मार देना चाहिए। जितने भी नाजी लोग होते हैं उनको मार देना चाहिए। तो क्या हुआ, एक प्रकार से जितने भी ज्यूज लोग होते हैं, है ना, तो क्या हुआ, एक प्रकार से हिटलर क्या किया, हिटलर अपने लोगों को इतना ज्यादा कट्टर बना दिया कि वो क्या किए, वो अपने आसपास में जितने भी ज्यूज लोग रहते थे उनको मार दिए, है ना। तो क्या हो गया, एक प्रकार से यहाँ पे कट्टरता आ गया, है ना। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद क्या हुआ, राष्ट्रवाद को जब हम लोग एक स्टेप और ऊपर लेके चले जाएंगे कि जब आप केवल अपने देश के बारे में सोचेंगे और आप दुनिया में किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, तो क्या होगा, उसको बोला जाता है आपका फांसीवाद। आपको ध्यान रखना है, हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया, ये फांसीवाद की एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका धर्मतंत्र। धर्मतंत्र आपको ध्यान में होगा, जहां पे धर्म के आधार पे शासन होगा,
है ना, मान के चलते हैं जहां पे सरिया के आधार पे क्या हो रहा है, शासन हो रहा है ना, या फिर मान के चलते हैं कोई ऐसा कोई ग्रंथ है जिसके आधार पे शासन हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको धर्मतंत्र बोला जाता है, आपका थ्योरोक्रेसी बोला जाता है। तो ध्यान में रहेगा, ये साम्यवाद ध्यान में रहेगा, समाजवाद ध्यान में रहेगा, फासीवाद और धर्मवाद। आसान सा चीज है, हमको नहीं लगता है इसमें कोई खास मुश्किल वाला चीज है। चलिए, तो ये आपका टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आपका यहां पे समाप्त हो चुका है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कल के क्लास में हम लोग ना इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि भाई कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एक बार बताने का कोशिश करिएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पे पॉज कर करके खुद से अटेम्प्ट करिएगा अभी, ठीक है। पॉज कर दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे जैसे इसको पॉज करके दोनों क्वेश्चन पढ़िएगा, अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। इसको पढ़िएगा, अटेम्प्ट करिएगा, वैसे यहाँ पे इसको एक एक बार करके पॉज कर करके आप लोग अटेम्प्ट करिएगा और इसका जवाब हमको आप भेजिएगा, ठीक है, या फिर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ प्रश्न हैं, आसान से प्रश्न है, बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है, ठीक है। 1 2 3 करके जितना भी आपको प्रश्न आपसे बन पाए वो आप भेजिएगा, ठीक है, बना के। चलिए, तो ये कुछ प्रश्न आपके समाप्त हों। जैसे मौलिक अधिकार को लागू करने का काम कौन करता है? भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, मतलब सॉरी, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। अच्छा, ये गलत हो गया ये गलत हो गया कि भाई हम लोग, मेरा क्वेश्चन था कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भारत होगा। ये तो ये गलती से यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप जितना भी हो पाए, जैसे कि मौलिक अधिकारों की को लागू करने का काम कौन करता है ना, उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलता है कि भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है, राज्य सूची में कितने विषय लगभग है, ठीक है। उसके अलावा संविधान का निर्माण किस वर्ष कंप्लीट हो गया था, भारत में द्विसदन व्यवस्था किस स्तर पे है, कहां पे द्विसदनीय है, केवल केंद्र में है, राज्य में है, केंद्र और राज्य दोनों में द्विसदनीय है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द 42वें संविधान शब्द से जोड़े गए हैं, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन है ना, उससे कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्नों को आप एक बार अटेम्प्ट करिएगा और हमको बताइएगा सर इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है। उम्मीद है आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के क्लास को तब हम यहाँ पे करते हैं समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे। उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्लास था, ठीक है। थैंक यू सभी को।